बेटा डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट हो गई थी। शुरुआत में बड़ी जिद्दोजहद थी कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है। तो कई एक्सपेरिमेंट हुए, हमने कल देखे थे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट, हर्सेन चेज का एक्सपेरिमेंट। इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अब बेटा हम लोग आज देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल के। तो बेटा सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। और हमने देखा कि डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है। आरएनए से आप उसको कंपेयर करें तो आरएनए के कंपेयर में डीएनए ज़्यादा मॉलिक्यूल है, बिकॉज ऑफ एक ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन पर वहाँ पर कम है। OH है आरएनए में, राइबोज शुगर में, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, एक ऑक्सीजन नहीं, जो कि इस वजह से ये कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव है तो ज़्यादा स्टेबल है। तो जेनेटिक मटेरियल में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जेनेटिक मटेरियल किसी भी एज में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में उसके कंपोजिशन पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब मान लीजिए साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं तो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गए, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ तो जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ। ऐसा अगर हो रहा है तो फिर वो कोई मॉलिक्यूल अगर ऐसे चेंज हो रहा है तो फिर वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, फिर वो लगातार चेंज होता रहेगा। एज के साथ वो चेंज नहीं हो सकता, एज कितनी भी बढ़ जाए जेनेटिक मटेरियल का अपना एक स्टेबिलिटी है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ तक कि आपने देखा कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जब न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया है, उस न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया को डेड कर दिया गया, हीट किल्ड कर दिया गया, उसके बाद भी उसका डीएनए सेफ रहता है, उसके बाद भी उसका डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, उसके बाद भी उसका डीएनए आर फेज बैक्टीरिया को इस फेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, उसके ऊपर कैप्सूल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो स्टेबिलिटी है ये बेटा बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है किसी मॉलिक्यूल के लिए जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, कि वो जेनेटिक मटेरियल हो, इसके लिए उसमें उसको स्टेबल होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल should be capable of duplication। ये सेल्फ डुप्लीकेशन। जेनेटिक मटेरियल में बेटा सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेल्फ डुप्लीकेट कर सके। और डीएनए में आप अभी आगे देखोगे, नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, रेप्लिकेशन। डीएनए की टेम्पलेट पर डीएनए बनता है, ये डीएनए है और डीएनए की टेम्पलेट पर ही दूसरा डीएनए बन जाता है। और ये कैसे होता है, ये डीएनए ओपन होता है और यहाँ पर ऐसे डीएनए बन जाता है। तो ये जो डीएनए नया बनता है तो ये इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर डुप्लीकेशन की पावर होनी चाहिए। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि वो फिर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। सेल डिवाइड होती है तो जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होना चाहिए, तो उसमें डुप्लीकेशन की पावर होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी आर्गन रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये रिप्रोडक्शन की पावर भी तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन से ही तो आती है। बोलो, अगर डीएनए रेप्लिकेशन ना हो पाए तो किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो। आप देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो वहाँ पे सेल डिवीज़न होता है, और सेल डिवीज़न बिना डीएनए के डुप्लीकेशन के नहीं हो पाएगा, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे एमाइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। किसी भी टाइप का डिवीज़न हो तो उसमें
रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जरूर होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तभी सेल डिवाइड होती है और तभी रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल होगा तभी भी सेल का डिवीजन होगा। तो बेटा ये जो डुप्लीकेशन है, सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होना जेनेटिक मटेरियल में बहुत ज़रूरी है, और बिना सेल्फ डुप्लीकेशन के फिर वो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल नहीं हो पाएगा। अब जब बेटा डुप्लीकेशन होगा तो सेल डिवीज़न होगा, ठीक है, सेल डिवीज़न होगा और रिप्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिज्म में। अगर ये नहीं तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं। और ये जो डीएनए डुप्लीकेशन है बेटा, डीएनए डुप्लीकेशन है, ये सेल साइकिल की एस फेज में होता है। ये आपको याद रखना कि डीएनए डुप्लीकेशन होगा भी एस फेज में होगा सेल साइकिल की, ठीक है। कभी कभी आरएनए में भी डुप्लीकेशन देखा गया, लेकिन डीएनए में ये ज़्यादा होता है, डीएनए में डुप्लीकेशन होता है और किसी मॉलिक्यूल में सेल्फ डुप्लीकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती। थर्ड है बेटा म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल में बेटा म्यूटेशन भी होना चाहिए। कभी कभी म्यूटेशन होने से क्या होता है, उसमें चेंज आते हैं, चेंज होता है। तो चेंज होने से क्या होता है बेटा, चेंज होने से उसमें वो इवॉल्व होता है, उसमें इवोल्यूशन होता है, उसकी वैरायटी चेंज होती है। और वैरायटी चेंज होती है तो कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं। नए कैरेक्टर्स आना भी ज़रूरी है। नए कैरेक्टर्स आएंगे तो नई स्पीसीज़ बनेगी, नई स्पीसीज़ बनेगी तो इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन के पॉइंट आप व्यू से देखेंगे तो जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होना चाहिए। अब अच्छा, जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल हैं, जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, इन दोनों में म्यूटेशन होता है, लेकिन आरएनए में म्यूटेशन कुछ ज़्यादा ही होता है। आरएनए में म्यूटेशन ईजिली होता है, क्यों? क्योंकि यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और रिएक्टिव ज़्यादा है। ऑक्सीजन स्पीसीज प्लस इसमें यूरेसिल है, थायमिन नहीं है। थायमिन में एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी और आ जाती है डीएनए में। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है प्लस राइबोस शुगर है और यूरेसिल है थायमिन की जगह पर। तो ये सब रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये स्टेबल कम है, रिएक्टिव ज़्यादा है, म्यूटेशन भी होते रहते हैं। तो ये म्यूटेशन के चांस आरएनए में ज़्यादा होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो वायरस में आरएनए होता है, ये आरएनए वायरस जो होते हैं उनमें बेटा म्यूटेशन ज़्यादा होता है और उनके नए नए वेरिएंट जल्दी चेंज होते हैं। जब म्यूटेशन होगा तो वो अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये वायरस में ये कैप्सिड है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इतना ही होता भी इसमें। तो जब ये आरएनए चेंज हो जाएगा तो ये खुद अपनी कैप्सिड भी चेंज कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोरोना वायरस देखा होगा। कोविड में कितने स्ट्रेन, पहले एस स्ट्रेन आया, उसके फिर एल स्टेज आई है, कई नए नए वेरिएंट आते रहते हैं। और ये कोरोना वायरस भी पहले से ही था, ये म्यूटेट होकर कोरोना बना, इन्फेक्टिव बना है। होता तो पहले भी था लेकिन ये इन्फेक्शियस नहीं था। अब ये 2019 के बाद ये इन्फेक्टिव हुआ, क्यों? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो उसमें म्यूटेशन ही तो हुआ है एक टाइप का, और ऐसा म्यूटेशन कि दुनिया में इसने तबाही मचा दी एक छोटे से म्यूटेशन से। तो म्यूटेशन की वजह से इसमें चेंज हो जाते हैं, तो उसका वेरिएंट, अब देखो जैसे ये कोविड के भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं। अब आप वैक्सीन बनाते हो तो उसको वो अपना वेरिएंट चेंज कर लेता है, आप दूसरी वैक्सीन बनाते हो वो अपना फिर वेरिएंट चेंज कर लेते हैं। तो ये जो वेरिएंट चेंज होते हैं किस वजह से हो रहे हैं? म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं। तो डीएनए में भी होते हैं, लेकिन डीएनए में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी कम है, आरएनए में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और डीएनए में जो म्यूटेशन हो रहे हैं उसमें भी ये स्पेसिएशन के लिए जिम्मेदार है, नई स्पीसीज उसी से बनती हैं। और म्यूटेशन कभी कभी बेनिफिशियल भी होते हैं और म्यूटेशन कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं। ये हम म्यूटेशन पढ़ेंगे, उसमें आगे देखेंगे। हार्मफुल म्यूटेशन भी होते हैं और बेनिफिशियल म्यूटेशन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली तो म्यूटेशन हार्मफुल ही देखे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यूटेशन। एक और क्वालिटी होती है बेटा जेनेटिक मेटेरियल कैरेक्टरिस्टिक में, एक होता है इजी टू ट्रांसमिट।
ट्रांसमिट करना आसान हो, ट्रांसमिशन इसका आसान हो। अब पता चला नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, लेकिन वो ट्रांसमिशन में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो फिर वो जेनेटिक मटेरियल बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, मतलब क्योंकि उसका मेन काम ही है कि जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसमिशन उसका आसान होना चाहिए, और डीएनए आसानी से ट्रांसमिसिबल है। वैसे नेचुरल प्रोसेस में तो आप देखोगे कि स्पर्म बनता है, स्पर्म में जब जो स्पर्म या कोई भी गैमीट, किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमीट तो बनते ही हैं, और वो गैमीट से फ्यूजन होकर जायगोट बनता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो इजी टू ट्रांसमिशन है इसका, एक नेचुरल, एक सिंपल सी प्रोसेस है। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी में देखोगे कि प्लाज्मिड के हेल्प से आप जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिशन उसका कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में आप उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है डीएनए को, तो इसलिए ट्रांसमिसिबल वेक्टर के थ्रू ऐसा किया जाता है। वैसे नेचुरल प्रोसेस भी है इसकी। तो ये बेटा डीएनए का ये जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहला तो ये कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, तो डीएनए स्टेबल है बेटा, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं दोनों एक दूसरे से, और हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं, तो इस वजह से ये स्टेबल है। पहले तो इसको ब्रेक डाउन, ये हाइड्रोजन बांड टूटेंगे, फिर इसके बाद डीएनए में कोई डैमेज हो पाएगा, तो ये स्टेबल है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि वेदर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों का, एंजाइम का बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल बताया इम्यूनोकोकस वाला, कि डेड होने के बाद भी ये सेफ बच रहा है, तो ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, वो वैसे ही अपना काम कर रहा है। हाँ, जब बिल्कुल टूट फूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब ये वर्क नहीं करेगा। अगर ये है तो ये वैसे वर्क करेगा, स्टेबल है, ये डबल स्टैंडर्ड है। और क्यों? क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसलिए आरएनए के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। सेल्फ डुप्लीकेशन तो आपको बताया कि ये रेप्लिकेशन करता है सेल्फ, डीएनए की टेम्पलेट पर डीएनए बनता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए के टेम्पलेट पर या डीएनए के डिपेंड होकर ये नया डीएनए बनता है, इसको डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो उसमें एक कैपेबिलिटी है अपनी कॉपी बनाने की, बहुत सारी कॉपी बनाता है। जब बहुत सारी कॉपी बनाएगा तभी तो जेनेटिक मटेरियल सेफ रहेगा, और इस वजह से इसमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन भी होता है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेशन हो रहा है, और डीएनए और इसके बाद इसमें म्यूटेशन हो रहा है, और ये इजी टू ट्रांसमिट, ये इसके। तो बेटा इन सब चीज़ों से आप देखोगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन मोस्टली केसेस में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये सब रीजन इसमें ज़्यादा हैं, चार के चारों रीजन डीएनए के साथ हैं। आरएनए भी स्टेबल है, अदर कंपाउंड डीएनए के कंपेयर में ये कम स्टेबल है, लेकिन अदर मॉलिक्यूल जो भी बायोमॉलिक्यूल्स आप पढ़ोगे उनमें आरएनए ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये भी जेनेटिक मटेरियल है, और बहुत से ऑर्गेनिज्म में ये जैसे वायरस है उनमें यही एज जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता ही नहीं, तो यही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। म्यूटेशन इसमें भी होता है, डुप्लीकेशन कुछ वायरसेस में इसमें भी होता है, और ये भी इसका भी ट्रांसमिशन हो जाता है। ट्रांसमिशन कैसे? जो वायरस हैं वो भी तो ट्रांसमिशन करते हैं इसका, डीएनए आरएनए का, तो उनमें जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा जेनेटिक मटेरियल कौन है? दोनों जेनेटिक मटेरियल है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। क्लियर है बेटा? ये कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करो, इरेज करें। आरएनए वर्ड अब हम लोग पढ़ेंगे, आरएनए वर्ड। देखो बेटा जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो मेनली तो डीएनए है, लेकिन हम अगर कहें न्यूक्लिक एसिड, तो बेटा न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी जेनेटिक मटेरियल है, और न्यूक्लिक एसिड में दोनों हैं, एक आरएनए आता है और डीएनए आता है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, और कुछ में आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, ठीक है। तो डीएनए भी है, आरएनए भी है। तो बेटा क्या हमेशा से डीएनए ही एज जेनेटिक मटेरियल वर्क कर रहा होता है?
एक थ्योरी है आरएनए वर्ड। इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक, इन दोनों न्यूक्लिक एसिड में से जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है इज आरएनए, वो आरएनए। क्योंकि बहुत से पुराने एंशियंट ऑर्गेनिज्म में आरएनए ही प्रेजेंट होता था, डीएनए होता नहीं था। और जब डीएनए नहीं बना था तब के सभी ऑर्गेनिज्म में आरएनए प्रेजेंट था और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता था। तो सारे चीज सभी में सारे काम आरएनए करता था और आरएनए पर, तो उस वर्ड को, उस समय को जहाँ जब सभी ऑर्गेनिज्म में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, उसको बोला जाता है आरएनए वर्ड। तो आरएनए वर्ड क्या था? वो आरएनए वर्ड ये है कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था उस समय, डीएनए नहीं था। ठीक है, सब में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा आप देखोगे कि जो आरएनए होता है उसमें बहुत से प्रॉपर्टीज ऐसी होती, बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डीएनए भी नहीं। जैसे कि आप देखोगे तो कुछ हम फंक्शंस इसके देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी है और आरएनए भी है, लेकिन कुछ वायरसेस में, जैसे कि वायरसेस हैं, उनमें ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। एंजाइम, आरएनए, आप 23S आरएनए आप देखोगे, ये जो आरएनए होता है बेटा, ये टाइप ऑफ आरएनए ही तो है। और ये आरएनए क्या क्या करता है? एंजाइम की तरह काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान से देखना। क्या बेटा डीएनए कभी किसी एंजाइम की तरह वर्क करता हुआ देखा गया है? नहीं, वो केवल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर आरएनए आप देखोगे वो जेनेटिक मटेरियल तो है ही, बहुत से वायरस में जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, लेकिन साथ में वो एंजाइम की तरह भी वर्क कर रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशन आप पढ़ोगे, प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ोगे, जो आरएनए होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये राइबोजाइम, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो वो अच्छा, जो ये जो आपके अमीनो एसिड होते हैं उनका ट्रांसफ़र करने में ट्रांसफ़र करता है कौन? टीआरएनए करता है ट्रांसफ़र। आरएनए करता है कि नहीं करता? इसलिए ये कहीं ना कहीं बेटा ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है। ट्रांसलेशन में मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में, किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में ये वर्क कर रहा है। दूसरा और तीसरा ये प्रोटीन सिंथेसिस। पहला तो ये कि जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है, दूसरा एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है। राइबोजाइम है, आरएनए है, राइबोजाइम आरएनए के बने होते हैं। एक यही एक लौता ऐसा एंजाइम है जो आरएनए है। इसके अलावा जितने भी एंजाइम है वो सब के प्रोटीन के बने होते हैं, है ना बेटा? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये पढ़ा होगा आपने। लेकिन फिर भी राइबोजाइम जो है इट इज़ नॉट ए प्रोटीन, दिस इज आरएनए। तो आरएनए प्रोटीन की तरह वर्क करता है। आरएनए अमीनो एसिड ट्रांसफ़र करता है टीआरएनए, तो ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। अब प्रोटीन सिंथेसिस में बेटा डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए तो डायरेक्ट रोल आप देखोगे तो डीएनए का नहीं है, डायरेक्ट रोल किसका है? अब हालांकि आरएनए बना तो डीएनए से है, और लेकिन ये जब आरएनए बन गया तो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में टेम्पलेट की तरह काम करता है। टीआरएनए ट्रांसफ़र कर रहा है अमीनो एसिड को, और आरएनए ये एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है और राइबोसोम को जोड़ता है एसडी सीक्वेंस पर। अब हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे उसको। तो ये ट्रांसलेशन में आरएनए का डायरेक्ट रोल आप देख रहे हो। तीनों आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तीनों टाइप के जो आरएनए हैं वो यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ट्रांसलेशन में। इसके बाद बेटा स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग ऑफ एमआर। अब जब यूकैरियोटिक में बेटा एचएनआरएनए बनता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है, उसको बेटा एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग तीन चीज़ें होती हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग होती हैं। तो वो उसमें भी आप देखोगे जो स्प्लाइसिंग होती है वो करता है आरएनए, और उसमें उसका नाम होता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और कुछ राइबोसोम और कुछ प्रोटीन्स, ये सब मिल करके इनको बोलता है स्प्लाइसियोसोम। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम में एसएनआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए भी होता है, और कुछ प्रोटीन होती हैं। इन सबको मिलाकर स्प्लाइसोसोम बोला जाता है। तो ये स्प्लाइसिंग करता है एचएनआरएनए की, तब एचएनआरएनए बन जाता है एमआरएनए। ठीक है, उसके इंट्रॉन से एक्सॉन दोनों होते हैं ना बेटा उसमें, एचएनआरएनए में। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एमआरएनए में। तो स्प्लाइसिंग डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जान लो कि स्प्लाइसिंग जो होता है वो आरएनए करवाता है। एसएनआरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, वो स्प्लाइसिंग में अपना रोल प्ले कर रहा है। अब तुम बेटा देखो डीएनए का वर्क क्या है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए का फंक्शन सिर्फ इतना है कि वो डीएनए से आरएनए बनाता है और अपना खुद का डुप्लीकेशन भी कर लेता है, रेप्लिकेशन भी कर लेता है। ये इसके अलावा आरएनए देखो क्या बहुत सारे काम कर रहा है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की भी तरह वर्क कर रहा है वायरसेस में, आरएनए एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, आरएनए स्प्लाइसिंग में हेल्प कर रहा है, और आरएनए बेटा मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आरएनए अपना रोल प्ले करता है। तो ये सब फंक्शंस हैं जो कि डीएनए नहीं कर पा रहे, वो आरएनए कर पा रहा है। तो बेटा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सारे काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। तो क्या पहले आरएनए ही था, जब डीएनए नहीं था वो सारे काम आरएनए ही कर रहा था? तो उस समय जब डीएनए नहीं था, सारे काम आरएनए कर रहा था, तो उस वर्ड को आरएनए वर्ड कहा जाता है, आरएनए संसार कहा जाता है, जब आरएनए ही आरएनए था और वो सब काम करता था। क्लियर है? अच्छा, अब क्या हुआ फिर? अब इस आरएनए से, अब ये जो आरएनए है बेटा, आरएनए है, तो आरएनए से बन गया डीएनए। ये ध्यान देना ये बात बेटा, डीएनए आरएनए से ही डीएनए बना हुआ है। अब तो हम पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन जब शुरू में डीएनए नहीं होगा तो अब स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें शुगर कौन सी बोलो? आरएनए में शुगर कौन सी? राइबोज। डीएनए में शुगर कौन सी? डीऑक्सीराइबोज। तो ये डीऑक्सीराइबोज बनी तो राइबोज सही है, उसमें एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया और ये डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन बेस कौन सा? यूरेसिल। कौन सा? इसमें थायमीन। अब थायमीन के साथ ऐसा है बेटा कि 5 पोजीशन पर CH3 लगा दो तो 5 मिथाइल यूरेसिल ही है, तो मिथाइल, तो यूरेसिल से आप 5 मिथाइल यूरेसिल बना दें, राइबोज से डीऑक्सीराइबोज बना दें, और वो सिंगल स्ट्रैंड था। अब इसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आकर के आपस में जुड़े हाइड्रोजन बांड से, और नाइट्रोजन बेस जो हैं वो अब बेस पेयर बन जाएं और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाए, जिसको आप कहोगे डीएनए। तो चूंकि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो अब ये सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही है एज ए जेनेटिक मटेरियल। बट शुरुआत में ऐसा नहीं था, जब ये डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ होगा कभी, उस समय ये आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, और उस वर्ड को आरएनए वर्ड कहा जाता है। क्लियर है? ठीक, तो अब बेटा हम आगे पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, इसको बेटा इरेज करें, इरेज कर लो, वो नोट कर लो, तो इरेज करें फिर बेटा इसको। ये टॉपिक है हमारा बेटा डीएनए
रेप्लिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने जैसा टॉपिक है ये। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जेनेटिक मटेरियल का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है कि डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना लेता है। तो पहले रेप्लिकेशन है क्या ये देख लेते हैं। रेप्लिकेशन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, या इसको हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड डीएनए टेम्पलेट। और ऐसा भी कह सकते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस इज द रेप्लिकेशन। अब बेटा ये रेप्लिकेशन होता कहाँ है, हमने कहा कि सेल की जब सेल साइकिल होगी, सेल डिवाइड होगी, तो इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और ये बेटा डिस्कवर किसने किया था डीएनए। अब जैसे ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, तो इस डीएनए से एक और डीएनए बन जाना, इस डीएनए की कॉपी बन जाना, ये कहा जाएगा। अब ये एक डीएनए है, ये दो डीएनए बन गए, इससे दो डीएनए बन गए, तो इसमें से अब ये नहीं, अब ये दो हैं, है ना, दो डीएनए बन गए, तो इसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। ठीक, डिस्कवर किसने किया था, ये बेटा डिस्कवर किया था वाटसन एंड क्रिक। और वाटसन एंड क्रिक ने तुरंत, जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था, हमने पढ़ा है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज करने के तुरंत बाद इन्होंने रेप्लिकेशन दिया है। 1953 में ही उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया है और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज किया है। स्कीम प्रपोज की कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसा है। इन्होंने, आप पढ़ोगे इनकी किताब तो उन्होंने खुद लिखा है कि इट हैव नॉट एस्केप्ड फ्रॉम आवर नोटिस द स्कीम ऑफ डीएनए। उन्होंने अपने लिखा है, उनका खुद का सेंटेंस, कि हमारी नज़रों से बच नहीं सका डीएनए का, जब हमने ये पोस्टुलेट किया है डीएनए का कम्प्लीमेंट्री मॉडल डबल हेलिकल, और उसी समय हमने देखा कि जो स्कीम डीएनए रेप्लिकेशन की है वो भी हमारी नज़रों से बच नहीं सकी। ठीक है, और उन्होंने उस स्कीम को फिर प्रपोज किया आगे। हालांकि जब इन्होंने स्कीम को प्रपोज किया तो इन्होंने कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। हालांकि ये बात उस समय प्रूफ नहीं हुई थी। डीएनए रेप्लिकेशन इज टाइप ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ये प्रूफ किया है मेसेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में, लेकिन उन्होंने 1953 में ही इसको प्रपोज कर दिया था। पहले ये थ्योरी दे दी थी, हालांकि प्रूफ हुआ तो इनकी बात बिल्कुल सही थी। इन्होंने देखा, ऑब्ज़र्व किया, और काफ़ी बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन था इनका। इन्होंने क्या देखा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, तो जब डीएनए सिंथेसिस होती है, इन्होंने कहा डीएनए सिंथेसिस होती है तो वो ऐसे मैनर में होती है कि वो सेमी कंजर्वेटिव सिंथेसिस होती। सेमी कंजर्वेटिव सिंथेसिस का मतलब ये है कि किसी डीएनए का एक स्ट्रैंड तो नया और एक स्ट्रैंड पुराना। अब जैसे ये है, इससे जब कोई नया डीएनए दो बनेंगे, अब बेटा ये है और एक और डीएनए बन गया ना, दो डीएनए बन गए। इसमें बेटा ऐसा है कि ये दो स्ट्रैंड बन गए, तो एक स्ट्रैंड तो इसमें है न्यू और दूसरा स्ट्रैंड है ओल्ड। दोनों में एक है न्यू और दूसरा है ओल्ड। इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, देखो ऐसे ये मान लो डीएनए है, ये मान लो डीएनए है बेटा, ये डीएनए है, ये ऐसे डीएनए है, और ये डीएनए यहाँ से ऐसे ओपन हुआ, ऐसे डीएनए ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद एक डीएनए सिंथेसाइज यहाँ करता है और दूसरा
दूसरा स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज यहाँ होता है। देख रहे हो ना बेटा। तो बेटा बताओ ये वाला जो स्ट्रैंड था ये जो इधर गया ये ओल्ड है कि नहीं, इसके ऊपर नया बन गया। तो अब ये डीएनए एक कंप्लीट डीएनए हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है कि नहीं। अब ये डीएनए एक और नया बन गया तो ये डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। तो ये जो नेचर है ये सेमी कंजर्वेटिव, सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब पहले से जो रहे, संरक्षित रहे। कंजर्वेटिव के हिंदी में कहते हैं संरक्षित। तो अब बेटा जब एक दो स्ट्रैंड हैं, अब देखो टोटली नया बन जाए ऐसा भी नहीं है और पुराना ही रहे वैसा भी नहीं है। तो दोनों का एक स्ट्रैंड जब नया दूसरा डीएनए बनेगा तो एक स्ट्रैंड उसमें हमेशा पुराना ही वाला रहेगा और एक स्ट्रैंड नया बन जाएगा, समझे। तो ये होता है। ये स्कीम प्रपोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। हालांकि 1958 में मिशेल्सन एंड स्टाल ने इसको प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया दैट्स डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा पहले डीएनए रेप्लिकेशन के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो प्रोसेस हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा पहली प्रॉपर्टीज ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो ऑलवेज डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर्स कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये बेटा एक स्पेशल फीचर है। कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन 3 डैश से 5 डैश की ओर नहीं होगा। हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी वो 5 डैश से 3 डैश की ओर ही होती। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। तीसरा, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। चौथा, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। पहले बात तो 5 डैश से 3 डैश की ओर होगा हमेशा। दूसरा बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल ये मत समझना कि 5 डैश से 3 डैश और 3 डैश से 5 डैश ना, दोनों तरह से होगा। जैसे ये डीएनए है तो इधर से भी होगा 5 डैश से 3 डैश और इसमें नीचे दूसरे वाले स्टैंड पर भी होगा 5 डैश से 3 डैश, यानी एक स्टैंड इधर से और एक स्टैंड इधर से। ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन कभी भी 3 डैश से 5 डैश की ओर नहीं होगा, 5 डैश से 3 डैश की ओर होगा हमेशा। दूसरा, सेमी कंजर्वेटिव। ये क्या होता है हमने अभी बताया, और कैसे होता है ये हम आगे बताएंगे। और ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस, कंप्लीटली डिसकंटिन्यूअस नहीं। सेमी डिसकंटिन्यूअस एक स्टैंड कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो ये हो गया सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसकी प्रोसेस समझेंगे, डीएनए की प्रोसेस कैसे रेप्लिकेशन होता है। ठीक है बेटा।